हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे रियल एनालिसिस की टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी का, और वो लास्ट लेक्चर मान के चलो आप, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अभी भी रह रहे हैं तो वो मैं करा दे रहा हूँ। एक संख्या C इस प्रकार ज्ञात कीजिए, एक संख्या C इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि निम्न फलन बिंदु मूल बिंदु पर सतत हो। एक क्वेश्चन है बेटा, एक आध बार एग्जाम में आया था क्योंकि सॉल्व दे रखा है अपनी बुक में। क्या कि कोई एक फंक्शन दिया है और वो ये कहता है कि ये फंक्शन मूल बिंदु पर सतत होगा, लेकिन C का मान उस केस में क्या होगा वो आपको बताना है। और फंक्शन क्या दिया है उन्होंने, f(x(y) इज इक्वल टू, जो फंक्शन दिया है वो इस तरह से दिया है कि f(x(y) बराबर दिया है अपने को 3xy अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस y², ठीक है। जबकि xy का मान क्या है, 0 0 नहीं है, ठीक है। और वो ये कह रहा है xy का मान जब 0 0 है तब इसका मान क्या है बेटा, c है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। कई बार बहुत इजी चीज़ भी कई बार बिना बात के टफ हो जाती है। एक फंक्शन दिया है, ठीक है, और वो ये कहता है, अगर वो ये कहता है यहाँ पर इसका मान 0 है तो, और वो कहता है कि क्या ये मूल बिंदु पर सतत है, तो आप इमीडिएट निकाल देते कि भाई ये सतत है या नहीं। अगर m पर आपने निर्भरता दिखा दी तो ये सतत नहीं होता, ठीक है। तो वो ये कहता है c के किस मान के लिए, क्योंकि फंक्शन का मान, उसकी युगपत सीमा का मान फंक्शन का उस बिंदु पर उस फंक्शन के मान के बराबर आना चाहिए। तो ये अपने को मालूम है। वो कहता है अगर xy का मान 0 0 है तब इसका मान c का कौन सा मान हो जिस पर ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। ये क्वेश्चन अपने को करना है, ठीक है। इसके लिए एक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तो उसको आप देख लीजिए। क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले हम जानते हैं कि फलन f(x(y) के किसी बिंदु पर, हम जानते हैं कि फलन f(x(y) के किसी बिंदु पर सतत होने के लिए हम जानते हैं कि किसी फलन f(x(y) के किसी बिंदु पर सतत होने के लिए उसका उस बिंदु पर युगपत सीमा विद्यमान होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है फलन के सतत होने के लिए, कि उस बिंदु पर फलन की युगपत सीमा विद्यमान होनी चाहिए तथा इसका मान, अब वो जो युगपत सीमा का मान है, तथा इसका मान फलन के उस बिंदु पर मान के बराबर होना चाहिए। फलन के उस बिंदु पर मान के बराबर होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है, जैसे अपन ये लिखते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f(x(y) बराबर क्या होना चाहिए, f(0 0)। ये मतलब है इसका जो मैंने लिखा है आपको, और यही अपन प्रूफ पढ़ते आ रहे हैं अभी तक थ्रू आउट, ठीक है। तो वो ये कहता है कि फलन f(x(y) के किसी बिंदु पर सतत होने के लिए उसका उस बिंदु पर युगपत सीमा विद्यमान होनी चाहिए, पहली चीज़, और उसका युगपत सीमा का मान क्या होना चाहिए, उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरा लिखेंगे अपन, यहाँ f(x(y) को मूल बिंदु पर सतत होने के लिए, यहाँ f(x(y) को मूल बिंदु पर सतत होने के लिए यहाँ f(x(y) को मूल बिंदु पर सतत होने के लिए f(x(y) की मूल बिंदु पर युगपत सीमा का मान मूल बिंदु पर फलन के मान c के बराबर, क्योंकि मूल बिंदु और फलन का मान क्या दिया है अपने को, c, फलन के मान c के बराबर
होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ बेटा लिख लेना आप थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि फलन एफ एक्स वाई के किसी बिंदु पर सतत होने के लिए उसका उस बिंदु पर युगपत सीमा विद्यमान होनी चाहिए तथा इसका मान फलन के उस बिंदु पर मान के बराबर होना चाहिए। या एफ एक्स वाई को मूल बिंदु पर सतत सिद्ध करने के लिए एफ एक्स वाई की मूल बिंदु पर युगपत सीमा का मान मूल बिंदु पर फलन के मान सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब वो कहता है फलन की युगपत सीमा ज्ञात करने के लिए, फिर लिखो तीसरे पैरे में अपन क्या लिखेंगे कि फलन की युगपत सीमा ज्ञात करने के लिए, फलन की युगपत सीमा ज्ञात करने के लिए, फलन की युगपत सीमा ज्ञात करने के लिए माना एक्स वाई बिंदु 0 0 की ओर, बिंदु 0 0 की ओर पथ, अपन सबसे इजी चीज़ क्या है, y इजिकल टू एम एक्स रख देते हैं, पथ y इजिकल टू एम एक्स के अनुदिश अग्रसर होता है। ठीक है। कई बार इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये, लेकिन अगर नहीं पढ़ा रियल में तो आप फंस जाते हो, ये ध्यान रखना। तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एफ एक्स वाई में क्या रखेंगे अपन, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एफ एक्स वाई का मान क्या है बेटा 3xy अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब y बराबर एम एक्स रख दो इसमें अपन, तो एम एक्स रखते ही क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 हो जाएगा y से, ये 2 की जगह 1 ही वेरिएबल आ जाएगा, x टेंस टू 0 और यहाँ आ जाएंगे 3x एम एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे आप, तो x बार आएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ क्या आ जाएगी अपने पास, विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 3mx अपॉन क्या लिखे हैं अपन, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है। तो कहता है कि अगर फलन की मूल बिंदु पर युगपत सीमा का मान क्या आया, 0 आया। अब अगर वो कहता है कि भाई मूल बिंदु पर फलन का मान क्या दिया है, c, तो अगर c का मान भी 0 हो जाए तब ये फलन जो होगा मूल बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। तो c का मान कितना होना चाहिए बेटा, 0। तो फलन की, लिखो आप, फलन की मूल बिंदु पर युगपत सीमा का मान, युगपत सीमा का मान, युगपत सीमा का मान 0 है। ठीक है। और दिया है कि f0 0 बराबर क्या है, c। तो वो कहता है अतः c बराबर 0 होने पर फलन मूल बिंदु पर सतत होगा, मूल बिंदु पर सतत होगा। तो बुक में आपने ढंग से नहीं दिया, मैंने बिल्कुल ढंग से इस क्वेश्चन को आपको करा दिया है और इसको आप अच्छी तरह से उतार लेना बेटा। ठीक है। अब लगभग सारी चीज़ें इसमें पूरी हो गई हैं। एक आध कभी थ्योरम पूछ ले, वो तुमसे कभी वैसे पूछी नहीं है, लेकिन मेरा कई बार दिमाग करता है कि ये वो पूछ ले बाई चांस आपसे कभी, तो वो भी आपसे नहीं होगी। ठीक है। तो उस केस में वो थ्योरम और मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है। कि यदि प्रमेय क्या है, इजी प्रमेय, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि सीमा लिमिट एक्स वाई टेंस टू x0 y0 एफ एक्स वाई, ठीक है, का अस्तित्व है। क्या मतलब है इसका, कि ये युगपत सीमा है और युगपत सीमा का क्या है, अस्तित्व है, तो वह अद्वितीय होती है। कोई कहता है अगर युगपत सीमा का अस्तित्व है तो वह हमेशा क्या होगी, अद्वितीय होती है। तो ये बहुत ही इजी थ्योरम है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ही कहेंगे कि भाई युगपत सीमा का अस्तित्व है परंतु वो अद्वितीय नहीं है। तो एक मान तो इसका L1 है और दूसरा मान क्या है, L2 है, और अपना मकसद है L1 बराबर L2 सिद्ध करना। ठीक है। तो लिखो आप प्रूफ में, यदि संभव हो तो माना कि फलन
एफ एक्स वाई की युगपत सीमा L1 तथा L2 है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि वो कह रहा है कि एक बार तो इसका मान L1 आता है और दूसरी बार इसका मान L2 आता है और अपने को क्या सिद्ध करना है, L1 बराबर L2। ठीक है, तो यदि संभव हो तो माना कि फलन एफ एक्स वाई की युगपत सीमा L1 तथा L2 है, अर्थात क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू x0 y0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक बार तो आया L1 तथा लिमिट एक्स वाई टेंस टू x0 y0 एफ आई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आया L2। ठीक है, तो एक बार तो इसका मान L1 आ गया और एक बार इसका मान क्या आ गया, L2 आ गया। और अपने मकसद है हमें सिद्ध करना है कि L1 बराबर L2। बेटा ये जो भी चीज़ हुई है लॉकडाउन या जो भी अपने कोविड-19 उसमें ये जो नया प्रोसेस मिला है, ये मेरे को अब तक का सबसे बेस्ट प्रोसेस लगा है 25 साल की टीचिंग में। आपके पास मेरे वीडियो हैं, आराम से इनको देखो। क्लास में तो क्या तुम लोग नहीं आ पाते थे, गांव से कहाँ तक आए बच्चा बेचारा, और रोज़ देखो आप इन वीडियो को आराम से। पूरी रियल एनालिसिस हमेशा के लिए मैंने आपकी कर दी है, ये मान के चलना। ठीक है, अब इसके बाद मैं सीक्वेंस कराऊंगा तुम्हारे को। तो क्लास में तो अपन इधर उधर की बात कर लेते थे, बस एक इंटरेक्शन होता था आप लोगों से। अब इसको सिद्ध करना है अपने को। तो वो कहता है अगर ये चीज़ L1 है और ये चीज़ L2 है, तो अब लास्ट चल रहा है, देखो बुक में शुरू में दी है, क्योंकि मेरा प्रोसेस थोड़ा सा पढ़ाने का अलग है बिल्कुल और लोगों से। अब मैं पूछूँ भाई इसका मतलब क्या है, तो तुम आराम से बता दोगे साहब एफ एक्स वाई माइनस L1 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन हो जाना चाहिए। कब? जबकि x माइनस x0 लेस देन डेल्टा और y माइनस y0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, इसी प्रकार से एफ एक्स वाई माइनस L2 के मापांक का मान लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जबकि x माइनस x0 और y माइनस y0 लेस देन क्या हो, डेल्टा से। और डेल्टा किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे। ठीक है, तो अब युगपत सीमा की परिभाषा अनुसार प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ एक्स वाई माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि ये क्या लिखेंगे अपन, एक्स वाई माइनस x0 y0 एक्स वाई माइनस x0 y0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, इसको डेल्टा, अब क्योंकि दो सीमाएं हैं तो एक बार डेल्टा 1 कर लो और एक बार डेल्टा 2 कर लेना। और देखो अब ये एप्सिलॉन भी जो है ना, अपन एप्सिलॉन बाई 2 लिखेंगे। तो मैंने जान के नहीं लिखा था शुरू में, क्योंकि अभी मैं आपका इसका मतलब समझाऊंगा। एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखना है, एप्सिलॉन बाई 2, और डेल्टा की जगह क्या लिखना है, पहले केस में डेल्टा 1। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में भी इस तरह की चीज़ें आएंगी तो अच्छा है, तुम्हारी इसी प्रकार प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे के लिए लिखो अब, एफ एक्स वाई माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जबकि एक्स वाई माइनस x0 y0 लेस देन डेल्टा 2। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने लिख दी। अब वो कहता है देखो दो डेल्टा आ गए, एक डेल्टा 1 और एक डेल्टा 2। अब इनमें दो जो मिनिमम होगा, सपोज करो ये 2 है, ये क्या है 3 है, तो मैं 2 और 3 का मिनिमम ले लूँगा, क्या 2। तो अगर मैं यहाँ तो 2 रहेगा ही, अगर 3 की जगह 2 लिख दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ये चीज़ तो तब भी आएगी। जो चीज़ 3 से कम है वो 2 से भी कम होगी। ठीक है, तो अब अपन क्या लिखेंगे, रिप्लेस करने के लिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को किससे, डेल्टा से। क्या लिख देंगे बेटा, माना कि डेल्टा बराबर मिनिमम ऑफ, और जो लेक्चर मैंने जिस क्रम में डाले ना उसी क्रम में तुम्हें पढ़ने हैं, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेंगे आपको। प्रत्येक एक्स वाई के लिए क्या लिखेंगे अपन, एफ एक्स वाई माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जबकि एक्स वाई माइनस
x0 y0 लेस देन डेल्टा। अब देखो डेल्टा 1 की जगह भी डेल्टा लिख दिया मैंने, और इसी तरह से fxy माइनस L2 भी किससे कम होगा, ε/2 से, जबकि xy माइनस x0 y0 भी लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, तो दोनों जगह मैंने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया इस चीज़ को, जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आई थी। तो ये प्रोसेस है लिखने का। अब इसके बाद आप लिख सकते हो क्या कि अपने पास क्या क्या चीज़ आ गई बेटा, कि L1 माइनस L2 को अपने को क्या सिद्ध करना है, 0 एक प्रकार से, या L1 बराबर L2 सिद्ध करना है। तो वो कह रहा है L1 माइनस L2 का मापांक लो और इसमें एक चीज़ जोड़ो और एक चीज़ घटाओ। तो रियल में मैंने आपको क्या बताया था पिछले सेम में भी, कि हमेशा पहले घटाएंगे और फिर जोड़ेंगे। तो पहले वो कह रहा है घटा रहा है क्या, fxy, और इसी चीज़ को जोड़ रहा है। तो ये चीज़ लिखी जा सकती है ऐसे। अब इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दो, इसको Z1 मान लो, इसको Z2, तो Z1 प्लस Z2 का मापांक क्या होता है, मॉड Z1 और Z2 से कम होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, विच इज़ L1 माइनस fxy प्लस fxy माइनस L2। ठीक है, अब ये चीज़ किससे कम है बेटा, ε/2 से। मॉड है तो मॉड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइन का, तो इसको आप लिख दोगे ε/2 से कम, इसको भी किससे कम लिख दोगे, ε/2 से, और ये चीज़ कब हो रही है दोनों, जबकि xy माइनस x0 y0 लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ एप्सिलॉन की जगह ε/2 क्यों लिया था, क्योंकि इसका टोटल मान किससे कम आ जाए, एप्सिलॉन से, इसलिए लिया था। अगर नहीं भी लेते तो ये 2 एप्सिलॉन से कम आता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो देखने में थोड़ा अटपटा लगता है। ठीक है, अब आपने क्या लिख दिया कि L1 माइनस L2 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि xy माइनस x0 y0 लेस देन डेल्टा है। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई एप्सिलॉन तो क्या है, आर्बिट्रेरी संख्या है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसको L1 माइनस L2 को अपन क्या ले सकते हैं, जैसे ये 0.2 से कम है तो L1 माइनस L2 का मापांक 0.2 से कम है तो 0 ले सकते हैं अपन। तो वो कहता है परंतु एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक स्वेच्छ, ये लिखने का तरीका है रियल में, एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, इसलिए L1 माइनस L2 का मापांक इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज L1 बराबर L2। अतः युगपत सीमा का यदि अस्तित्व है तो वो हमेशा क्या होगी, अद्वितीय होगी। अतः युगपत सीमा का यदि अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होगी। तो ये कि छोटी सी थ्योरम है। अब जैसे सपोज करो तुमने सारे क्वेश्चन पढ़े और ये थ्योरम नहीं पढ़ के गए घर से, और यही आ गई है एग्ज़ाम में, तो ये इस पेपर की खतरनाक बात है, ये आपसे नहीं होगी किसी भी हालत में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अपने को करने हैं, लेकिन अब जो मोस्ट क्वेश्चन है, आज ये लास्ट मैंने चैप्टर कराया तुम्हारे को पूरा इसका 4th यूनिट का जो है, तो मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं बेटा, जैसे z बराबर xy। अब वहाँ क्लास में तो क्या मैं तुमसे पूछता था, यहाँ कैसे पूछूँ कि फलन z बराबर xy जो है प्रत्येक बिंदु पर, समतल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, फिर इसी तरह से वो कौन सा क्वेश्चन था, x³ माइनस y³ अपॉन x माइनस वाई, ये भी क्या है, मूल बिंदु पर फलन सतत नहीं होगा। इसी तरह से अपने xy³ अपॉन x² प्लस y⁴, ये मूल बिंदु पर सतत नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और बाकी के जो मैंने बताए हैं वो आपको धीरे धीरे सारे करते जाओ। काफ़ी लेक्चर हो गए हैं इस पर भी, 2 वेरिएबल की कंटिन्यूटी पे, ज़्यादा देने बेकार है। जितना मैंने पढ़ाया इसको आसानी से पढ़ लेना बेटा। ठीक है।